फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसके पहले की जितने भी हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं, देखो इस वीडियो से कोई इनका रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही मैं कहते आ रहा हूँ कि ये हमारा 11th क्लास है और बेस है। ठीक है, बेस का मतलब देखो कैसा होता है कि जो बेस है अगर वो सही से नहीं रहता है तो आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हम लोग समझने वाले हैं, इसका बाकी के वीडियो से रिलेशन नहीं है। जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था ना, ठीक है, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है उससे रिलेशन है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है। उन दोनों का यूज हम यहाँ करने वाले हैं और उनका यूज करके हम जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या तो कैश में डिवाइड करेंगे या तो क्रेडिट में डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से समझो, ये कैश एंड क्रेडिट में डिवाइड करना क्यों जरूरी होता है, सबसे पहले वो समझ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उस बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जब उसको पैसे मिले, जैसे अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, छोटा सा दुकान ही अगर मेरा है, तो मेरा टारगेट होता है कि कोई भी सामान सेल करना और सेल करने के बाद कुछ पैसे मिले ताकि उस पैसे से मैं अपनी फैमिली को चला सकूं, राइट? यही होता है। और लेकिन कभी कभी हमें पता है कि बिजनेस में ना कैश ट्रांजेक्शन्स के अलावा भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी आप लोगों को क्रेडिट में सामान देना पड़ता है, कभी कभी क्रेडिट में सामान परचेज भी करना पड़ता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले तो पता होना चाहिए ना कि कैश ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, तभी तो दोनों को अलग अलग क्वालिफाई कर पाएंगे, आई मीन अलग अलग क्लासिफाई कर पाएंगे। और तभी समझ में आएगा आपको कि आपके पास टोटल कैश कितना है और कितना कैश आपको मिलने वाला है। या तो आपके पास से कैश कितना गया, या तो आप कितना कैश पे करने वाले हो, राइट? ये कितना रिसीव किया, ये कितना पे किया, और ये कितना पे करने वाले, आई मीन कितना रिसीव करने वाले, राइट? तो गोइंग टू रिसीव एंड गोइंग टू पे, दोनों चीजों का जानना जरूरी है। बात समझ में आया कि कितना रिसीव किए हो, कितना रिसीव करने वाले हो, कितना पे किए हो और कितना पे करने वाले हो, राइट? तो वो हम कैसे पता कर पाएंगे? जब हमें पता चलेगा कि कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है। ये आपका जर्नल एंट्री की पहली सीढ़ी है। हम आगे जब जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, वहां की ये पहली नहीं, ये दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी थी जो कल हमने वीडियो पढ़ा था, क्योंकि हमें पहले पता चलना चाहिए इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक है। क्योंकि अगर हमें पता चलेगा इकोनॉमिक है या नहीं है, उसके बेस पे फिर हम अंदर पढ़ते हैं कि कैश है या नहीं है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे हम आगे अपनी सीढ़ी बढ़ा चुके हैं और धीरे धीरे करके हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपका एक एक करके सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कैश ट्रांजेक्शन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मतलब अच्छा लगने का मतलब क्या है कि मैंने पहले ही कहा ना, मैं कोई कॉमेडी वीडियोस तो बना नहीं रहा हूँ, ना ही कोई मैं डांस वाला बना रहा हूँ। तो मेन कैसा है कि हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब क्या होता है, अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना वर्दी है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो, ये तो था मेरे लिए। अभी हम शुरू करते हैं अपना कैश ट्रांजेक्शन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे, वो समझना बहुत जरूरी है। पहला लिखा हुआ है, देयर इज एन एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। सबसे पहले याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में क्लियर वर्ड मेंशन हो कि कैश में ट्रांजेक्शन किया है या बैंक में ट्रांजेक्शन किया है, बैंक का मतलब कि पैसे हमने बैंक से रिसीव किए, और ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो ये पहला काफी इजी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि क्वेश्चन में कैश या बैंक वर्ड यूज है या नहीं है। और याद रखना है, कैश और बैंक वर्ड यूज है, लेकिन वो आज के लिए यूज है, फ्यूचर के लिए नहीं है। कि ऐसा लिखा हो कि ही इज गोइंग टू पे इन कैश आफ्टर 1 मंथ, अगर 1 मंथ लिख दिया तो बात ही खत्म हो जाती है। इसलिए ये भी ध्यान रख लेना कि कैश आज ही पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इन सच ट्रांजेक्शन द वर्ड कैश इज मेंशन, ये इज है, ओके? द कैश वर्ड इज मेंशन इफ द कैश वर्ड इज नॉट मेंशन। अब ध्यान से समझो, अगर कैश वर्ड मेंशन नहीं है, इन द नेम ऑफ पर्सन इज नॉट मेंशन, देन ऑल्सो इट इज ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि 5,000 का सामान खरीदा, ठीक है? अगर मैंने ऐसा बोला कि आई परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ना मैंने कैश वर्ड यूज किया है, ना ही मैंने किसी पर्सन का नाम लिया है। नॉर्मली हम किसी को याद कब रखते हैं? देखो,
ये नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड को पैसे दे देते हैं या किसी फ्रेंड का हम पैसा ले लेते हैं, देखो सिचुएशन दोनों में एक ही जैसा होता है। अगर तुमने अभी किसी फ्रेंड को पैसे दिए हो तो तुम उसका नाम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, वो जब भी तुम्हें सामने आएगा तुम्हें याद आ जाएगा। और अगर तुमने किसी का पैसा लिया हो तो जब तक पे नहीं कर देते तब तक सोचते हो कि यार इससे दूर रहो ना, तो बार बार पैसे मांगेगा और वो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, किसी के पर्सन का नाम है तब तो समझ में आ गया कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर नाम नहीं है और कैश वर्ड भी नहीं है तो पहला क्या है, पहला तो ये होगा कि कैश या बैंक से ट्रांजेक्शन होना चाहिए, राइट। और दूसरा क्या है, ना ही कैश वर्ड है और ना ही किसी पर्सन का, देखो नाइदर कैश नॉर नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, इसका मतलब क्या हो गया, ना ही कैश है क्वेश्चन में, ना ही किसी पर्सन का नाम है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी हम क्या डिसाइड मतलब क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। आई होप की चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ये 2 रूल था। थर्ड रूल क्या है, in this transaction bank cash account is definitely affected and consequently increases or decreases। और एक चीज, ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनकी वजह से हमारे कैश या बैंक पर असर होता है। अब पूछोगे सर कैश और बैंक पर असर होगा, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो पैसे बढ़ेंगे या तो घटेंगे। जैसे अगर तुमने सामान परचेस किया तो तुम्हारे पास एक कैश जाएगा तो कैश डिक्रीज होगा, तुमने सेल किया तो कैश बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा। बात समझ में आया कि डायरेक्टली इसका इफेक्ट कहाँ होगा, डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज पे होगा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका इफेक्ट कहाँ होगा, कैश और बैंक के अकाउंट पर होगा। आई होप कि ये 3 चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये 3 चीजें क्लियर होंगे तो उसको वापस देख लेना। पहला तो क्या है कि कैश और बैंक से ट्रांजेक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कैश और किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी भी पर्सन का नाम नहीं है, इसको ध्यान से समझो। अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा तो और क्लियर होगा, लेकिन उसके पहले ये इसको ध्यान से सुन लो कि किसी भी पर्सन का नाम नहीं है और कैश वर्ड नहीं लिखा है तो भी हम उसको कैश मानते हैं। थर्ड थर्ड में क्या लिखा है कि ट्रांजेक्शन की वजह से कैश और बैंक में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर है। मैंने एक और हिंट दिया था, हम किसी पर्सन का नाम तभी याद रखते हैं जब हमें उससे कुछ लेना होता है या हमें कुछ देना होता है। अगर हमें किसी से कुछ लेना या देना है वो तो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर हमने पढ़ा है कि जब हमें पेमेंट फ्यूचर में करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कैश ट्रांजेक्शन का। अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन की पहचान क्या है, नो एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। पहली चीजें क्या रखनी है कि ऐसे ट्रांजेक्शन में, जो ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं उनका कैश और बैंक से कोई रिलेशन नहीं होता है अभी के लिए, फ्यूचर में होगा बट अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला है कि देयर इज अ इमरजेंस ऑफ रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिट। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, हमने कई बार पढ़ा है कि अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इन दैट केस ओनली देयर विल बी रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, राइट। रिलेशन ऑफ डेटर प्लस क्रेडिटर। इट मे पॉसिबल कि डेटर बन रहा हो सामने वाला पर्सन, इट मे पॉसिबल कि क्रेडिटर बन रहा हो, राइट। बट वो सब कब होगा, जब आपका ट्रांजेक्शन कैसा होगा, क्रेडिट पर होगा तब। आई होप कि ये चीजें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन्ड। अब देखो मैंने पहले ही बोला हम किसी पर्सन को कब याद रखते हैं, जब उससे हमें कुछ लेना या देना होता है। एक चीज और याद रखना है, इन द वर्ड कैश बैंक इज नॉट मेंशन्ड, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि पर्सन का नाम भी होगा और कैश और बैंक भी होगा, तो बोलोगे सर आपने तो कहा था कि किसी पर्सन का नाम हो तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन अगर साफ साफ लिख दिया है कैश और बैंक तो पर्सन का नाम है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि अगर पर्सन का नाम नहीं है, ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या बोला है कि नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन्ड, यानी पर्सन का नाम है साथ ही साथ कहीं भी कैश और बैंक वर्ड नहीं है, तो आपका ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन केस पर्सन का नाम भी है लेकिन कैश और बैंक भी है, तब तो बात ही खत्म हो जाती है, हमने ऊपर देख ही लिया है, ये रहा सेकंड पॉइंट में, है ना। ओके, तो अब इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द अकाउंट ऑफ पर्सन। अब ये अकाउंट ऑफ पर्सन क्यों बोला है, ठीक है। पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, मैंने पहले ही बोला ना, ये एक रिलेशन बनता है, और रिलेशन किसके बीच की बनता है, डेटर और क्रेडिटर के बीच में बनता है, ठीक है। किसके बीच में रिलेशन बनता है, डेटर और
क्रेडिटर। तो जो डेटर होता है या क्रेडिटर होता है ये कौन होते हैं? इंसान होते हैं, पर्सन होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ अकाउंट ऑफ पर्सन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट जब आएगा तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्या क्या होते हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल इतना ही तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक है। अब ये आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो याद रखना, इसको कैसे याद रखना है, शॉर्ट में ज्यादा ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि कैश मेंशन है तो कैश ट्रांजेक्शन, कैश मेंशन नहीं है, किसी पर्सन का नाम भी मेंशन नहीं है तो भी कैश ट्रांजेक्शन है, किसी पर्सन का नाम मेंशन है प्लस कैश भी मेंशन है तो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन किसी पर्सन का नाम मेंशन है और कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। याद रखना कि नाम दिया है तो पहले हम जाएंगे क्रेडिट की तरफ, लेकिन अगर कहीं कैश दिख गया तो कैश ट्रांजेक्शन, अगर कैश नहीं दिखा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हो। इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हारे पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक में रेफर कर सकते हो, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। ओके, ये दोनों चीजों का आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पढ़ा है उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ये कुछ मैंने 15 एग्जांपल्स दिए हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड इन कैश। सीधी सी बात, नो बकवास, डायरेक्टली वर्ड मेंशन है कैश। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, और वो जब पता चलता है तो पता चलने का मतलब ये नहीं है कि तुमने सिर्फ रट्टा मार लिया है, तुम्हें रीजन भी पता चलना जरूरी है कि ये ट्रांजेक्शन कैश क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या था? द गुड्स परचेज्ड फॉर ₹800। देखो गुड्स परचेज फॉर ₹800। अब भी अगर इस क्वेश्चन में देखते हो कि कौन सा ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले अपने रूल्स की तरफ जाते हैं। क्या क्वेश्चन में कैश मेंशन है? नहीं मेंशन है। क्या क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम मेंशन है? नहीं मेंशन है। तो मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं है, किसी पर्सन का नाम मेंशन नहीं, क्योंकि अगर क्रेडिट होता तो हम किसी भी पर्सन का नाम याद जरूर रखते। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रेडिट करके हम भूल जाएं कि किससे पैसे लेने हैं या किसको पैसे देने हैं, क्योंकि ये हम कभी नहीं भूलते किससे पैसे लेने हैं। हम अपने दोस्त का नाम नहीं भूलते, अगर उसको पैसे दिए हैं तो ये तो बिजनेस की बात है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन। मेरे रूल अभी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, गुड्स ऑफ ₹800 सोल्ड टू मीना। अब देखो क्वेश्चन में क्लियर वर्ड मेंशन है मीना, ठीक है, नाम दिया हुआ, देयर इज अ नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। चलो एक चीज तो मुझे पता चल गया कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूं, क्या कहीं क्वेश्चन में कैश वर्ड मेंशन है? जी बिल्कुल नहीं, कहीं भी क्वेश्चन में कैश वर्ड मेंशन नहीं है, मतलब क्रेडिट ही होगा, 100% श्योर। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नीता फॉर कैश। अब यहाँ पे देखो नाम मेंशन है तो नाम की वजह से हमारा दिमाग कहाँ जाता? सीधा क्रेडिट पे जाता, हम क्रेडिट की तरफ जाते। लेकिन जैसे ही आगे क्वेश्चन पढ़ते हो लिखा हुआ है फॉर कैश, यानी कैश में पेमेंट किया है। और मैंने कहा था जब क्वेश्चन में कैश में पेमेंट है तो इसको भूल जाओगे, सिर्फ याद क्या रखोगे कि यहाँ पे कैश वर्ड दिया है, नीता से कोई मतलब नहीं है। कैश वर्ड दिया है, बात खत्म। नीता कौन है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें पैसे मिल गए हैं, तो पैसे को याद रखो, बात खत्म करो। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो गया। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी पेड, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब इसके लिए कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, याद रखना। जब भी क्वेश्चन में कहीं लिखा रहता है अमाउंट पेड या अमाउंट रिसीव्ड, पेड और रिसीव्ड वर्ड लिखा हो, उसके आगे पीछे क्या लिखा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दो वर्ड लिखा पेड और रिसीव्ड, तो याद रखना पेड वर्ड लिखा है तो मतलब तुमने तुरंत पैसा दे दिया होगा तभी ये लिखा है। रिसीव्ड वर्ड लिखा है इसका मतलब तुमने पैसा रिसीव कर लिया होगा तभी लिखा है। तो जब भी पेड और रिसीव्ड वर्ड आता है याद रखना ये जो दोनों ट्रांजेक्शन होंगे वो कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? कैश ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि पेड का मतलब ही क्या होता है? पेमेंट कर दिया गया है, और पेमेंट करने का मतलब क्या था? पैसे हाथ से निकल चुके हैं, राइट। ओके, आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट वाला है फर्नीचर और ₹10,000 परचेज्ड फ्रॉम भावना फर्नीचर। अब देखो भावना फर्नीचर ये किसी का नाम ही है ना, दुकान वाले का नाम है। तुम दुकान वाले का नाम क्यों याद रखे हो? क्योंकि तुम्हें पता उसको तुम्हें पैसे देने हैं। अब देखो इस चीज से तो मुझे ये पता चल गया कि कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन मैं कंफर्म करता हूं क्या कहीं क्वेश्चन में कैश वर्ड लिखा है? देखो ध्यान से, क्या कहीं क्वेश्चन में कैश वर्ड लिखा है?
कहीं नहीं लिखा है, एक लाइन का तो क्वेश्चन है, पूरे 4 बार पढ़ लिए सर, कहीं नहीं लिखा है, तो ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेंगे। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब उसके बाद अगर आगे बढ़ते हो तो अगला है गुड्स ऑफ ₹2000 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। ओके, अब ये थोड़ा मैंने अलग क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है, अब थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, गुड्स ऑफ ₹2000 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। देखो, याद होगा, अगर मेरा पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें 2 ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक में आता है कैश एंड क्रेडिट, ठीक है, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक होता है उसमें कैश या क्रेडिट कहीं नहीं होता। तो तुम्हें मैंने नॉन इकोनॉमिक की पहचान बताई थी कि अगर कहीं भी तुम्हें फ्री में कुछ मिल जाए तो वो कभी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये फ्री फंड है। फ्री फंड में कहीं भी तुमने पैसे नहीं दिए हैं, ना ही तुम कहीं फ्यूचर में पैसे देने वाले हो। जब ना तुम पैसे लिए हो, आई मीन ना पैसे दिए हो ना देने वाले हो, तो किस बात का कैश ट्रांजेक्शन होगा, किस बात का क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। आई होप कि ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना कि हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक पहचानना पहली सीढ़ी है, उसमें कैश और क्रेडिट पहचानना दूसरी सीढ़ी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री की 2 सीढ़ियां हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके लिए तुम्हें पूरी चीजें अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से करोगे तो तुम जर्नल एंट्री में कभी मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। अगर एक भी सीढ़ी बंक मारते हो, इट मे पॉसिबल कि बंक मारने के बाद भी तुम कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर जाना है तो कभी भी कोई भी शॉर्टकट यूज करने की कोशिश मत करना। लॉन्ग टर्म में हमेशा हमें सही रास्ता लेना चाहिए, भले वो ज्यादा लंबा हो तो क्या हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, अगला है ₹3000 पेड टू सा एजेंसी फॉर द एडवर्टाइजमेंट। देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ पेड। मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि क्वेश्चन में अगर कहीं भी पेड वर्ड लिखा है तो मतलब पेमेंट कर दिया है, तो डायरेक्टली उसको कैश वर्ड समझ, मतलब कैश ट्रांजेक्शन समझ लेना। देखो, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नाम भी लिखा है सा एजेंसी, तुमने किसको पेमेंट किया है वो भी नाम लिखा है, लेकिन नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, पेड लिखा है। अगर क्वेश्चन में पेड वर्ड लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास से पैसे चले गए हैं, हमारे पास से कैश डिक्रीज हो रहा है, तो बात खत्म हो गई। जब हमारे पास से पैसे चले गए तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। अब सेम उसी तरह से अगला अगर देखते हो तो यहाँ पे लिखा है कमीशन रिसीव्ड। मैंने कहा कि अगर पेड और रिसीव्ड वर्ड लिखा हो तो मतलब ट्रांजेक्शन कैश में ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है। जब भी पेड वर्ड और रिसीव्ड वर्ड लिखा रहे तो समझ जाना कि कैश ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। अब अगला पढ़ो, अब अगला क्या लिखा है, गुड्स ऑफ 5000 परचेज फॉर कैश एंड पेमेंट इज मेड बाय द चेक। देखो, अब इसमें थोड़ा सा दोनों वर्ड लिख दिया है कि कैश में परचेस किया लेकिन पेमेंट चेक में किया। कहने का मतलब क्या है कि इन लोगों ने पेमेंट आज ही कर दिया है, लेकिन वो पेमेंट कैसे किया, चेक के थ्रू किया है। अब मेरा सवाल है कि क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सवाल है मेरा कि क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैं कहता हूं ये कैश है, नहीं चलो मैं कहता हूं क्रेडिट है, ठीक है। तो बोलोगे सर कैसे क्रेडिट है, अरे बाद में साफ साफ लिख दिया ना कि हमने चेक पे कर दिया, और चेक का मतलब हमने पढ़ा है, या तो कैश में पेमेंट करो या तो बैंक से पेमेंट करो। बात यहाँ पे बस एक ही होनी चाहिए, तुम्हारे पास से मनी जा रहा है, राइट, तुम्हारे पास से मनी डिक्रीज हो रहा है या तो मनी इंक्रीज हो रहा है। चाहे बैंक में पड़े हो चाहे तुम्हारे घर पे पड़े हो, पैसे तो पैसे होते हैं, राइट। तो यहाँ में जब भी क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि तुमने पेमेंट कर दिया है, जब पेमेंट कर दिया है तो फिर किस बात का क्रेडिट, इसका मतलब मैं गलत था तुम सही थे, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई, और बहुत सही, तुम सही जा रहे हो, टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। देखो, साफ साफ एक वर्ड लिखा हुआ है रिसीव्ड, और उसको भी कंफर्म करने के लिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया चेक, तो बात ही खत्म हो गई, ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। फिर आगे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, मैंने कहा था रिसीव्ड वर्ड लिखा रहा है तो समझ जाना वो क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन। देखो अभी कितना फटाफट हो जा रहा है ना। टेलीफोन बिल पेड, देखो पेड लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कैश। आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पेमेंट कैसे किया, चाहे चेक से किया हो चाहे कैश से किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे तो जा ही रहे हैं ना, और हमें बिजनेस को क्या लेना देना है कि क्या ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में है। आई होप की चीजें क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 3000 इश्यूड टू लक्ष्मीकांत फॉर हिज ड्यूज। अब ये क्वेश्चन समझो,
अभी क्वेश्चन में कोई बोलेगा सर हमने यहाँ पे इशूड किया हुआ है, हमने पे थोड़ी किया है। अरे भाई साहब, चेक इशू करने का मतलब ही होता है कि तुमने पेमेंट कर दिया। क्योंकि अगर हम किसी को चेक लिख के देते हैं, जैसे कि 5000 का चेक है, अपने पापा से साइन करवाओ, किसी को दे के देखो, बोलो पापा को पापा मैंने तो सिर्फ चेक इशू किया, पेमेंट नहीं किया, तो पापा तुम्हें वहां पे इशू करके रख देंगे। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जब हम किसी को चेक लिख कर देते हैं, उस चेक लिख कर देने का मतलब ही है तुमने पैसा दे दिया है, तुम्हारे पास से पैसे चले गए हैं। और एक चीज याद रखना कि अगर यहाँ पे चेक इशूड वर्ड लिखा हो तो ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। और ये पेमेंट तुमने किस लिए किया, कोई पास्ट में कोई तुमने डेट्स लिया होगा, कुछ उधार पैसे लिए होंगे, या कोई रीजन होगा जिसकी वजह से तुम्हें लक्ष्मीकांत को पैसे देने थे। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ पे रीजन की जड़ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि आज क्या हुआ, हमारे पास से पैसे गए हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई है। तो ये मैंने 15 एग्जाम्पल लिए थे छोटे छोटे, ज्यादा इसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन बेसिक है, बट बेसिक से क्या हुआ, हमें समझने के लिए बहुत जरूरी था। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसको आप एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से और भी क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह से हंसते रहो। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, रुको 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 रुको, ऐसे मत हंसना भाई, ऐसे हंसोगे तो मैं डर जाऊंगा। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने फ्रेंड्स के साथ बढ़ते रहो आगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।